हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस अकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजराइल के सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। न्यूक्लियर वेपन्स या परमाणु हथियार, जिनको दुनिया में तबाही के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक माना जाता है, जिनको WMD यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। और WMD में न्यूक्लियर वेपन्स, केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स जैसे खतरनाक हथियार आते हैं, जिनके इस्तेमाल से दुनिया में एक बहुत बड़ी मैन मेड त्रासदी क्रिएट हो सकती है। इनके इस्तेमाल से कैसा तबाही का मंजर होता है वो आप जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल इतिहास में वॉर में सिर्फ एक बार किया गया, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले किए। और उसके बाद तबाही का मंजर पूरी दुनिया ने देखा। ये दोनों शहर पूरी तरह से तबाह हो गए और यहाँ की लाखों की आबादी मारी गई। इवन इस अटैक का इतना खतरनाक असर हुआ कि आने वाले दशकों तक यहाँ पे पैदा होने वाले बच्चे शारीरिक तौर पे विकार युक्त पैदा हुए। ये सब जानने के बावजूद भी आज के समय दुनिया के ऐसे 9 देश हैं जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर लिया है। अमेरिका ने सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन डेवलप किए थे और उसके पास आज के समय 6000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रशिया इसमें सबसे आगे है, उसके पास 6500 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। फ्रांस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, भारत, इजराइल और नॉर्थ कोरिया इसमें सबसे लास्ट में जुड़ने वाला देश है, जिसके पास भी 20 से 30 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इन देशों के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसका एस्टिमेट यहाँ पे बताया गया है, जैसे भारत का बताया गया है कि 130 से 140 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पाकिस्तान के पास 150 से 160 हैं। ये एक रफ एस्टिमेट है, हो सकता है कि जितने बताए गए हैं उससे बहुत ज्यादा हो, क्योंकि कोई भी देश अपने न्यूक्लियर वेपन्स की एग्जैक्ट संख्या किसी को नहीं बताएगा। कहाँ पे उसने डिप्लॉय कर रखा है, कहाँ कितने हैं, ये कभी नहीं बताएगा, क्योंकि ये उनकी स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है, उनकी सीक्रेसी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी एक एस्टिमेट जो बता रखा है उसमें 13,800 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रखी है दुनिया भर में। और यहाँ पे एक और चीज देखिए कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट कंट्री है वहां पे तो ये डिप्लॉय है ही, लेकिन कुछ और देश हैं जहां पे न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय हैं। जैसे नाटो के जो मेंबर हैं वहां पे यूएसए ने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय कर रखा है। जैसे इटली, टर्की, बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड्स में अलग अलग संख्या में न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय कर रखा है। रशिया का एक महत्वपूर्ण अलाई है बेलारूस, वहां पे भी कई सारे न्यूक्लियर वेपन्स को रशिया ने डिप्लॉय कर रखा है। स्पेशली जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ उसके बाद से रशिया ने बेलारूस में न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या और ज्यादा बढ़ा दी। तो ये आप चीजें जानते हैं कि इतने खतरनाक हथियारों को दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे डिप्लॉय कर रखा है। इस्तेमाल इतिहास में एक ही बार हुआ है। लेकिन इन देशों ने, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इनमें से 8 ऐसे देश हैं जिन्होंने ओपनली कह रखा है कि हम तो न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं। लेकिन एक देश है इजराइल, जिसने कभी भी ओपनली ये नहीं कहा कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ना ही कभी डिनाई किया। इसने इसको पूरी तरह से सीक्रेट ही रखा कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या नहीं, ये चीज दुनिया को बताएंगे ही नहीं हम। लेकिन इसके बावजूद भी जब सीक्रेट रिवील होते हैं और बहुत सी चीजें सीक्रेट एजेंसीज अलग अलग जगह काम करती हैं, तो उसका पता चल ही जाता है। और एक एस्टिमेट के हिसाब से 80-90 न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास हैं अभी भी। कैसे डेवलप किए, कौन से समय में डेवलप किए, इसकी तो हम यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि जब शुरुआत में यूएसए, रशिया और यूके जैसे देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे, उसके बाद से ये देश चाहते थे कि कोई नया देश न्यूक्लियर वेपन डेवलप ना करे। जैसे भारत, पाकिस्तान, इजराइल जैसे देश जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप ना कर ले। तो भारत ने जब पोखरण टेस्ट किया था 1998 में, तो पाकिस्तान ने कुछ हफ्तों बाद कर लिया था। तो भारत और पाकिस्तान के ऊपर यूएसए का बहुत दबाव था कि सैंक्शंस लग जाएंगे और हमारे ऊपर निगरानी रखी जा रही है सैटेलाइट से। और ये चीज इजराइल के लिए भी लागू थी कि वो किसी भी नए देश को न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देना चाहते थे। भारत ने भी ये डेवलप करा, पाकिस्तान ने भी डेवलप किया और इजराइल ने भी गुपचुप रूप से अमेरिका जैसे देशों की सीक्रेट एजेंसी की आंखों में धूल झोंक के परमाणु बम बना लिया। और इजराइल का जो जब परमाणु बम बन गया उसके बाद में उनको पता चला कि इन्होंने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया है। तो ये कैसे किया, कैसे ये सीक्रेसी उन्होंने मेंटेन रखी और कितने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए और क्या प्रोग्राम था, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। इजराइल ने ये सीक्रेसी मेंटेन रखी और अभी तक अपने आप को न्यूक्लियर पावर स्टेट क्यों नहीं डिक्लेयर किया, इसकी भी बात आती है। तो इजराइल की जो स्थिति है, पॉलिटिकल स्थिति, उसको आप समझिए कि इजराइल जो है 1947 के यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान के बाद बना था और यहाँ पे 2 स्टेट सॉल्यूशन बना था कि ये जो वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और कुछ और एरिया था, उसको जो है पैलेस्टाइन बनाया गया और इधर एक यहूदी देश इजराइल बना। ये साल 1948 में स्टैब्लिश हो गया था। लेकिन जब इजराइल बना था तब से ही इस क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट के इस रीजन में जहां पे इजराइल बना हुआ है, यहाँ पे एक तनाव की स्थिति क्रिएट हो गई, जिसे इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है।
अरब देशों ने इजराइल के निर्माण को, इजराइल के इस्टेब्लिशमेंट को स्वीकार नहीं किया, एक देश के तौर पे इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया, और बहुत से देश तो आज भी इजराइल को एक देश नहीं मानते। इन्होंने कहा कि ये जो यहूदी यहाँ पे आके रह रहे हैं, ये तो इलीगली ऑक्यूपाई कर रहे हैं इस जमीन को, और ये जो जमीन है जहाँ पे इजराइल बनाया गया है, ये तो पैलेस्टीनियंस को बिलोंग करती है। और अरब देशों ने नए बने इजराइल के ऊपर 1948 में ही अटैक कर दिया, जिस दिन बना था उसी रात अटैक कर दिया। लेकिन इजराइल ने अपने आप को मजबूती से प्रोटेक्ट किया, डिफेंड किया, और इन अरब देशों को बुरी तरह से लताड़ दिया, हरा दिया। इजिप्ट को, जॉर्डन को, सीरिया को, इराक को, इन तमाम देशों को इन्होंने हरा दिया। और ये लड़ाइयां यहाँ पे 1948 में समाप्त नहीं हुई, उसके बाद 1967 में, 1973 में, और बीच बीच में बहुत बार लड़ाइयां हुई। आज भी यहाँ पे आप जानते हैं कि गाजा, और ये गाजा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे हमास एक संगठन है, उसके साथ लड़ाइयां चल रही हैं। तो इजराइल जो है वो इस क्षेत्र में बहुत संघर्ष कर रहा था, और अभी भी कई बार करता है। बहुत ताकतवर देश है, लेकिन फिर भी उसको आसपास उसके सारे एडवर्सरीज हैं, उसके दुश्मन देश हैं, तो उसे एक परमाणु बम बनाना था। लेकिन यहाँ पे ये देश अगर परमाणु बम बना लेता है तो उसकी वजह से इस रीजन में एक इंस्टेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि इसके आसपास के देश भी बम बनाने की होड़ में लग जाएंगे। जैसे ईरान तो ऑलरेडी लगा हुआ है कि ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है, लेकिन उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को बार बार अमेरिका और इजराइल ने एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये जो स्थिति है, इसकी वजह से यहाँ पे बनने वाला न्यूक्लियर वेपन एक खतरनाक वेपन हो सकता है, लेकिन अभी तक इजराइल ने कभी उसका इस्तेमाल किया नहीं है। कहते हैं कि 1960 के दशक में इजराइल ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया था, लेकिन अभी तक कभी इस्तेमाल किया नहीं और कभी किसी को बताया नहीं। इजराइल के बारे में अगर आप बहुत सी चीजें जानना चाहते हैं तो इतिहास तो मैंने पूरा बताया है इजराइल का, पूरा कंप्लीट इतिहास बताया है इजराइल का, कि जब से यहाँ पे होमोसेपियंस आए थे, पहला ह्यूमन बींग्स का फुटप्रिंट पड़ा था, तब से लेके इजराइल की जमीन को किसने कंट्रोल किया और क्या क्या यहाँ पे घटित हुआ है, वो सब चीजें मैंने यहाँ पे बताई। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को भी मैंने बताया है। जुडाइज्म जो कि एक धर्म है, यहूदी धर्म, इसके बारे में भी बताया कि कैसे राइज हुआ, क्या हिस्ट्री है, क्या बिलीफ है। उसके अलावा इंडिया इजराइल रिलेशंस के बारे में भी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया। तो ये वीडियोस आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत कुछ ओवरव्यू मिलेगा इजराइल देश को समझने में। अब देखिए, कई सारे आर्टिकल्स छपे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि इजराइल ने किस तरह से अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को हाइड रखा पूरी दुनिया से, और उसके बाद किस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें सामने आती रही। कई सारे ऐसी चीजें पता चली कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, और कई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जब डीक्लासिफाइड हुई तो उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हम किस नतीजों पे पहुंचते हैं और क्या समझ पाते हैं इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस मिलेंगी। तो ये आर्टिकल में क्या है उसका निचोड़ मैं आपको बताऊंगा, और बहुत सारे आर्टिकल्स के जो निचोड़ है वो मैं आपको एक साथ यहाँ पे बताऊंगा। कहानी पूरी बताऊंगा कि क्या क्या हुआ यहाँ पे, कि ट्रूथ अबाउट द इजरायली सीक्रेट न्यूक्लियर आर्सेनल्स। ये कि 1950 के दशक में ही उन्होंने ये शुरुआत कर दी थी, न्यूक्लियर प्रोग्राम उन्होंने कोवर्टली शुरू कर दिया था, और उसके बाद धीरे धीरे दूसरे देशों की इनके ऊपर नजर थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने बना लिया। आज भी इजराइल जब कहता है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहिए, तो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर कई बार वो एक तरह से कई बार डिजिटल अटैक करते हैं या किसी तरह से उसे तबाह करने की कोशिश करते हैं, और कई बार एक बैकफुट पे ला दिया इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को। तो इजराइल कैसे कह सकता है, इस आर्टिकल में कह रखा है कि इजराइल जब खुद क्लीन नहीं है, खुद नहीं उसने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को त्यागा, तो वो ईरान के ऊपर कैसे दबाव बना सकता है। लेकिन ये चीज तो अमेरिका ने भी करता आया है, रशिया भी करता आया है, यूके भी करता आया है, कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना लिया था और वो हिपोक्रेट रहे कि दूसरों को नहीं बनाने देंगे। तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आपको नजर आते हैं। कई जगह तो ऐसा पता चलता है कि 200 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं इजराइल के पास, ऐसी बातें हैं, लेकिन ये एक ज्यादा बताया गया है। एक ज्यादातर जो लोग मानते हैं उनका मानना है कि इजराइल के पास 80-90 न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। इनके एक एक्स पीएम थे बराक, इन्होंने एक ट्वीट कर दिया था और कई सारी बातें कह दी थी। ये एक बहुत बड़ी बात थी। ये देखो, टाइम्स ऑफ इजराइल की न्यूज है, वर्स्ट कीप्ड सीक्रेट, वर्स्ट कीप्ड सीक्रेट कहा इसको, कि इजराइल का जो सीक्रेट था उसको उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर ने ही रिवील कर दिया। और क्या कहा था वो सोचिए, कि देखिए 2023 के अप्रैल महीने में, कुछ ही महीनों पहले की बात है, उस समय इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इहुद बराक ने ट्विटर के ऊपर एडमिट कर दिया कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और ये बात जो जब उन्होंने कही, तो एक ऐसे आदमी ने कही जो कि उसका प्रधानमंत्री रहा है, और उस देश ने आधिकारिक तौर पे, औपचारिक तौर पे कभी भी यह स्वीकार नहीं किया कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो गई, और मिडिल ईस्ट के अंदर एक स्थिति थोड़ी ऐसी हो गई कि बहुत से लोग तो पहले से भी जानते थे कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन जो है उसका दबाव बनाना शुरू कर दिया उन्होंने वेस्ट के देशों पे कि ये देश ने न्यूक्लियर वेपन्स बना दिया और आपने कुछ नहीं किया।
तो इसराइल ने मेंटेन रखी है पॉलिसी को, पॉलिसी ऑफ न्यूक्लियर ओपेसिटी, जिसे कह सकते हैं कि अनक्लियरिटी रखी, अस्पष्टता रखी उन्होंने कि हमारे पास है या नहीं है, उन्होंने कभी नहीं बताया। लेकिन इसराइल ने कभी भी एनपीटी ट्रीटी को साइन नहीं किया था, द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि परमाणु का इस्तेमाल सिर्फ पीसफुल माध्यम के लिए किया जाएगा। मतलब जैसे आप जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर भी होता है, परमाणु भट्टी, जिससे एनर्जी क्रिएट की जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट किया जा सकती है, और परमाणु बॉम्ब भी बनाया जा सकता है। तो जो नॉन एनपीटी ट्रीटी साइन करते हैं वो देश जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर तो बना सकते हैं, परमाणु बॉम्ब नहीं बना सकते। लेकिन कभी भी इसराइल ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया, भारत ने भी साइन नहीं किया था। तो दोनों देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स बना भी लिए, आप जानते हैं। तो क्या कहा यहाँ पे इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर ने, इन्होंने कहा कि देखिए एक कन्वर्सेशन हुआ जब रिसेंटली पिछले साल क्या हो रहा था कि इसराइल के अंदर बहुमत वाली सरकार नहीं बन रही थी, थोड़ा सा स्थिति ऐसी हो रखी थी, पॉलिटिकल थोड़ा सा केओस चल रहा था। तो उस समय इसराइल और वेस्टर्न डिप्लोमेटिक्स के बीच में एक कंसर्न हुआ और कहा कि देखिए ऐसा हो कल को कि इसराइल के अंदर एक तख्ता पलट हो जाए, कू हो जाए और यहाँ पे डिक्टेटरशिप आ जाए। डिक्टेटरशिप अगर आ गई मिडिल ईस्ट के अंदर और उस देश के अंदर डिक्टेटरशिप आ गई जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है कि चारों तरफ इस्लामिक कंट्रीज से घिरा हुआ ये इसराइल छोटा सा देश, अगर वो उस न्यूक्लियर वेपन्स की जिम्मेदारी को संभालने लायक लीडरशिप उसको ना संभाल रही हो, तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। और ये बात ठीक भी है, और इसकी वजह से बराक ने क्रिटिसिज्म किया गवर्नमेंट का कि आप के जुडिशियल प्लान वगैरह बहुत गड़बड़ चल रहे हैं, हमारे यहाँ पे डिक्टेटरशिप ना आ जाए, स्थिति खराब ना हो जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन बराक का ये एक तरह से कंसर्न था, और उन्होंने जब ये बात ट्विटर पे बोल दी तो ये दुनिया के सामने एकदम ओपन हो गई। 2014 में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रिवील हुए थे, 1986 के अंदर भी एक विसल ब्लोअर ने, जो एक टेक्नीशियन था जिसने इसराइल में वेपन्स के ऊपर काम किया था, उसने भी रिवील कर दी थी। तो बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुए हैं 1960 से लेके अब 2023 तक, जिनसे ये बात क्लियर हो जाती है कि न्यूक्लियर वेपन तो इसराइल के पास है, जिसको उन्होंने सीक्रेटली डेवलप कर लिया। तो अब इसका इतिहास हमें जानने की जरूरत है कि कैसे हुआ और कहाँ पे हैं ये न्यूक्लियर वेपन्स, कहाँ पे डेवलप हुए, कौन सी वो रिसर्च फैसिलिटी साइट है, जैसे हमारे यहाँ पोखरण है, वहां पे कौन सी है। तो डायमोना न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी, जिसका नाम है शिमोन फेरेर नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। सिमोन पेरेर जो हैं वो इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के एक तरह से फाउंडिंग फादर हैं, जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स पे सबसे ज्यादा काम किया और जिसकी वजह से न्यूक्लियर वेपन डेवलप हो पाया। तो यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स इन्होंने एक तरह से डेवलप किए हैं, ये अलीज्ड है कि इसी साइट पे डेवलप हुए हैं, और अलग अलग एस्टिमेट्स हैं। कई जगह कहते हैं कि दर्जनों की संख्या में, कई जगह कह रखा है कि 100 से 200 हो सकते हैं, कई जगह 80-90 कह रखे हैं। बेसिकली 80 और 90 वाला जो एस्टिमेट है वो सबसे क्लोजेस्ट है कि 80-90 न्यूक्लियर वेपन्स इसराइल के पास हैं। इसराइल ने इस चीज को कभी ओपनली एक्नॉलेज नहीं किया और न्यूक्लियर एम्बिग्युइटी की पॉलिसी के ऊपर वो चला, अनक्लियरिटी की, किसी को कुछ नहीं बताएंगे, जिसको जो अज्यूम करना है अज्यूम करते रहो, हम नहीं इसके ऊपर बताएंगे। अगर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की इसराइल की बात करें तो ये मैप बनता है कि ये तो वो साइट है डायमोना वाली जहां पे न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को चलाया गया, और आज के समय कहां कहां पे डिप्लॉय कर रखे हैं। तो ये है कि एक तो सीरिया बॉर्डर पे, लेबनान बॉर्डर पे इन्होंने डिप्लॉय कर रखे हैं। कुछ न्यूक्लियर वेपन्स को इन्होंने यहाँ पे हमास के रीजन, गाजा वाले क्षेत्र के पास डिप्लॉय कर रखे हैं, कुछ को इन्होंने यहाँ पे जॉर्डन के पास, कुछ को माना जा रहा है कि इजिप्ट के बॉर्डर के पास पे डिप्लॉय कर रखे हैं, लेकिन किसी को एग्जैक्ट नहीं पता है। तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो हैं जिनको इस चिन्ह से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो आप देख पा रहे हैं कि कहां कहां पे रिप्रेजेंट कर रखा है। इसराइल के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में एक बुक भी है जिसको लिखा अवेर कोहेन ने। अवेर कोहेन ने लिखी इसराइल एंड द बॉम्ब। इसके ऊपर उन्होंने कई सारी बातें बताई कि किस तरह से उन्होंने अपने बॉम्ब को सीक्रेट रखा, किस तरह से इस प्रोग्राम को उन्होंने सीक्रेटली रखा। तस्वीरें खींची गई 1970-71 के दशक में, जब अमेरिका इनके ऊपर निगरानी कर रहा था, जासूसी कर रहा था, कुछ तस्वीरें खींची गई, और ये भी तस्वीरें हैं जिसमें बंकर्स वगैरह बने हुए हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटी है, और ये प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है यहाँ का। हालांकि इसराइल ने शुरुआती समय में जब पूछा गया था कि ये जो यहाँ पे साइट है ये किस चीज की साइट है, ये न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है ना डिमोना वाली, इसके लिए इसराइल ने शुरुआत में मिसलीड किया दुनिया को और कहा कि ये तो टेक्सटाइल फैक्ट्री है, कपड़े की एक फैक्ट्री है, उस पर हम काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो हाइजनहोवर एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिलाइट हाइजनहोवर अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति थे 1953 से 61 के बीच में, उनके क्लोजिंग टाइम में 1960 के दशक में उनको पता चलता है, जब अमेरिका के एक डिप्लोमेट ने बताया कि इसराइल जो है वो एक सीक्रेट न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है फ्रांस के साथ मिलके नेगेव डेजर्ट में, या डियोना वाली साइड जो है नेगेव डेजर्ट में है, वहां पे ये बन रहा है।
तो शुरुआती समय में अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हैं। देखिए, कईयों ने कहा कि हाइजेनबर्ग को ज्यादा इस बात से फर्क नहीं पड़ा, और कईयों ने कहा कि उन्होंने रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है, इसलिए इसराइल को रोकना होगा, और वो न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, कल को बॉम्ब ना बना ले, तो हमें इसराइल के साथ बात करनी पड़ेगी। और इसराइल से बात की तो इसराइल ने एक बार के लिए, क्योंकि अमेरिका का क्लोज था, तो अमेरिका को जो बात बोली उसने अमेरिका ने मान ली। लेकिन ये एक परसेप्शन है कि अमेरिका को उसने धोखा दिया, एक तरह से डिसीट किया कि न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास हम नहीं बना रहे। कई लोगों का एक और तरह उनका है कि अमेरिका ने चुपचाप गुपचुप से बनाने दिया, ज्यादा दिक्कत करी नहीं, बस दुनिया को दिखाने के लिए ये कहा कि हमने उसके ऊपर जांच करी है और वो नहीं बना रहा, या फिर बाद में कहो हो बना लिया, हमें तो पता ही नहीं चला। तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं, क्योंकि सीक्रेट है, सारे जो दस्तावेज हैं वो अभी डिक्लासिफाइड हुए नहीं है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। कुछ कुछ दस्तावेज जो है वो जो है निकल के आए हैं, उनसे बहुत सी चीजें हमें पता चलती हैं, वही हम अभी डिस्कस कर पाएंगे। तो अगर बैकग्राउंड में जाके देखते हैं तो 1960 के सितंबर महीनों में एंडी कोहेन नाम का एक व्यक्ति, जो कि डायरेक्टर ऑफ फॉरेन एड ऑफिस था इजरायली फाइनेंस मिनिस्ट्री में, उससे बातचीत करते हुए एक हेलीकॉप्टर में अमेरिकी एम्बेसडर रेड के साथ, उसके साथ जा रहे थे। वो डमोइना साइट के ऊपर से वो चॉपर निकल रहा था, हेलीकॉप्टर निकल रहा था। तो एम्बेसडर रेड ने पूछा इस फॉरेन एड ऑफिसर एडी कोहेन से कि ये जो नीचे साइट चल रही है ये किस चीज की साइट है। तो कोहेन को पता था, वो फाइनेंस मिनिस्टर लेवी एस्कोफ के बहुत करीब था, तो उसे पता था कि ये चीज हमें नहीं बतानी है कि हम यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं या हमारा लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। तो उसने जो है इस बात को टालने के लिए, उसके पास में एक और फैक्ट्री चल रही थी, टेक्सटाइल फैक्ट्री थी, तो उसके बारे में कह दिया कि ये उसी का वर्जन है, ये एक टेक्सटाइल प्लांट है डायमोना का, और हम यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो उसी को हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये बात कह दी। वहीं से ये जो टेक्सटाइल फैक्ट्री वाली स्टोरी है उसका जन्म होता है, और कई दशकों तक, कई सालों तक, दशकों तक तो नहीं, कई सालों तक उसने दुनिया भर की आंखों में धूल झोंकी एक तरह से अमेरिका ने, कि ये एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है। देखिए, भारत ने भी जब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया था पोखरण में, तो उसको भी बहुत संघर्ष करना पड़ा, तो उसने भी अपनी साइट्स को बहुत कवर करके रखा, कैसी तरह से कैमोफ्लेज वगैरह का इस्तेमाल करके, और एक ग्राउंड बनाया, ग्राउंड बना के वहां पे स्पोर्ट्समैन गेम्स हुआ करते थे, आर्मी के गेम खेलते थे लोग, तो अमेरिका को पता ना चल जाए कि हम न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे, तो हमने भी वो चीज छुपा के करी थी। हमारे ऊपर तो सैटेलाइट्स की नजर थी कंटिन्यूसली, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बनाया। ऐसा ही यहाँ पे टेक्सटाइल फैक्ट्री का नाम देकर इसराइल ने डेवलप किया। इसराइल ने जब न्यूक्लियर वेपन 1950 के समय से ही डेवलप करने की मंशा जाहिर कर दी थी। जब 1948 में जब हमें इसराइल बना, तो पहले प्रधानमंत्री बनते हैं डेविड बेन गुरियन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, इनके फाउंडिंग मेंबर थे ये इसराइल के, एक तरह से कह सकते हैं आप। इनकी इच्छा थी और ये ऑब्सेस थे कि हमें एक परमाणु बम बनाना है। क्यों? क्योंकि हम दुश्मनों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हमारा देश जिस दिन बना उसी दिन हमारे ऊपर हमला हो गया। आने वाले समय में और भी हमले होंगे, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इराक, ये तमाम देश हमारे ऊपर अटैक करेंगे, और ये अटैक करेंगे तो हमें उससे बचने के लिए एक डिटरेंट के तौर पे, और कभी हो सकता है हम उसका इस्तेमाल भी करें, एक न्यूक्लियर वेपन चाहिए। तो न्यूक्लियर वेपन बनाने की बात इनके थी, और इनको पता था कि अमेरिका इस बात में कभी भी इनका साथ देगा नहीं। अमेरिका इस बात में राजी नहीं होगा कि तुम न्यूक्लियर वेपन बना लो, ठीक है, ये बात ऑब्वियस थी। तो अमेरिका से छुप के वो ये चाहते थे कि हम अपनी सिक्योरिटी गारंटीज को और स्ट्रॉन्ग करें, और हम इंडिपेंडेंट बन जाएं। हमें किसी की ये जरूरत ना पड़े कि कल को हमारे पर अरब स्टेट्स ने अटैक कर दिया तो हम अमेरिका के पास जा रहे हैं, अमेरिका कह रहा है कि हाँ चलो हम मदद करेंगे। अमेरिका ने इनका हमेशा से मजबूती से साथ दिया है इसराइल का, लेकिन फिर भी वो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे और ये बनाना चाहते थे। उस दौर में कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था, तो ब्लैक मार्केटिंग भी होती थी वेपन्स की। तो इसराइल ने कुछ ब्लैक मार्केट से भी वेपन्स को खरीदा और इजरायली डिफेंस फोर्सेस को दिए। लेकिन आगे चल के गुरियन ने क्या किया कि उनके साइंस एडवाइजर डेविड बर्गमैन इंस्ट डेविड बर्गमैन को डायरेक्टर बना दिया न्यूक्लियर एफर्ट प्रोग्राम का, कि इजरायली एटॉमिक एनर्जी कमीशन स्टैब्लिश किया गया, उसका डायरेक्टर उनको बनाया गया। आगे चल के सिमोन पेरेस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर बने और फाउंडिंग फादर थे इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। ये आगे आगे प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं इसराइल के। इन्होंने फ्रांस के साथ कांटेक्ट किया, और फ्रांस के साथ कांटेक्ट करने के बाद इन्होंने उनसे कहा कि जो जो चीजें चाहिए परमाणु बम बनाने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए, इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा फ्रांस को जाकर कि हमें तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है।
न्यूक्लियर रिएक्टर में जो चीजें चाहिए वही न्यूक्लियर बॉम्ब में चाहिए। तो उनके साथ कहा, क्योंकि फ्रांस का भी सिंपैथेटिक रवैया था इजराइल के प्रति, क्योंकि एक यहूदी देश बना था जिनका पूरी दुनिया में प्रोसिक्यूशन हुआ था। तो इनके साथ उन्होंने कुछ वो किया, एक कांटेक्ट किया, एक माहौल बनाया कि क्या क्या चाहिए न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, हैवी वाटर वगैरह, जो भी प्लूटोनियम वगैरह, वो सारी चीजें जो है इन्होंने किया। और उनकी कुछ इंजीनियरिंग की टीम, इंजीनियर्स की टीम, साइंटिस्ट की टीम जो है वो इनके साथ राजी हो गई कि हम इजराइल के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे। तो जो डिमोना का न्यूक्लियर रिएक्टर था वो उस दौर में बनने की बातचीत शुरू हो गई थी। 1950 के बाद ही ये चीजें होने लग गई थी। फिर उनके बाद अगर हम देखें तो 1960 के जुलाई महीने में आते आते डेविड एंडरसन, जो कि अमेरिका के एक मशीन और फाउंड्री ऑटोमिक्स के एम्प्लॉयज थे, उन्होंने अमेरिका की एम्बेसी को ये इन्फॉर्म किया और कहा कि फ्रांस के लोग, फ्रांस के पर्सनल्स, फ्रांस की साइंटिस्ट की टीम, उनके इंजीनियर्स 60 मेगावाट का ऑटोमिक पावर रिएक्टर बना रहे हैं इस क्षेत्र में। ये बात 1960 में बताई गई। और ये बात बताई गई तो उसके बाद चीजें हुई कि उन्होंने ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं अमेरिका के राष्ट्रपति वगैरह को दिखाए और कहा कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर अगर बना रहे हैं तो दुनिया से छिप के क्यों बना रहे हैं, क्या है इसके पीछे मंशा क्या है। तो अब यूएस इंटेलिजेंस को पूरी चीजें पता नहीं थी। अब पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन तो चाहिए ना, अगर किसी चीज के ऊपर कुछ बोलना है, कुछ बताना है, तो उनको और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। उनके पास ज्यादा सोर्स थे नहीं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज की उनको जरूरत थी। तो सीआईए ने क्या किया कि एक क्वेश्चंस का फॉर्मूला तैयार किया कि बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे उसमें और कहा कि ये क्वेश्चंस जाके इजराइल से पूछो कि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है तो हमें इन चीजों का जवाब चाहिए कि कितनी मात्रा में आपके पास प्लूटोनियम है, क्या क्या बना रहे हो, क्या इस्तेमाल कर रहे हो, फ्रांस की क्या मदद ले रहे हो, ये सब चीजें बताया। तो फ्रांस और इजराइल का जो कोलैबोरेशन था उसके ऊपर इन्होंने एक क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार करी, जो कि अक्टूबर महीने में सीआईए के जो क्वेश्चंस हैं उनको यूएस एम्बेसी में भेजा गया इजराइल के पास, आईएईए के पास भी भेजा गया, यूएस मिशंस के पास भी इसकी एक कॉपी गई, और एक एम्बेसी जो अमेरिका की पेरिस में थी उनके पास भी गई कि ये सारी सवालों की लिस्ट आई है, इसके जवाब अलग अलग जगह बैठे लोग जो है उसका जवाब देंगे, अब देखेंगे कि क्या होता है। अब ये नहीं पता कि उसका जो जवाब आया कि नहीं आया, फॉर्मल रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया। इसके लिए हमें और डॉक्यूमेंट्स के डिक्लासिफाइड होने का इंतजार करना पड़ेगा कि इजराइल ने जवाब क्या दिया होगा, कि क्या बना रहे हैं, कैसा बना रहे हैं। लेकिन फिर भी और आगे की इंफॉर्मेशन निकल के आती है तो इससे पता चल ही रहा होगा कि इजराइल ने मना ही किया होगा कि हम नहीं बना रहे। आगे चल के और इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई यूएस मिलिट्री की और उनकी जो मिलिट्री एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं जैसे सीआईए वगैरह, उन्होंने और की। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह भी लिए और कुछ कुछ चीजें उन्होंने देखी कि यार कुछ तो चल रहा है। लेकिन फ्रांस ने इस चीज से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ संदिग्ध गतिविधि में हम शामिल नहीं है। तो यूएस गवर्नमेंट के पास अब ज्यादा कुछ बचा नहीं था कि वो उसका इस्तेमाल उनके खिलाफ कर सके। कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं था कि इजराइल ऐसा कुछ काम कर रहा है। तो उन्होंने ब्रिटेन की इंटेलिजेंस से भी मदद ली और उसके बाद नवंबर 1960 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स जो हैं उन्होंने इस मैटर को ब्रिटिश एम्बेसडर को भी बताया और कहा कि देखिए कि प्लूटोनियम प्रोड्यूसिंग रिएक्टर जो है इजराइल के अंदर बन रहा है, इजराइल फ्रांस की मदद कर रहा है, फ्रांस जो है वो इजराइल की मदद कर रहा है, और कुछ ना कुछ यहाँ पे संदिग्ध चीजें भी हो सकती हैं। अभी तक ये चीजें चल रही थी। अब ये था कि हाइजेनहोवर के पास कोई ज्यादा ठोस प्रमाण भी नहीं थे, तो उसके पास चैलेंज था कि वो कैसे इस चीज को देखे और कैसे रोके। तो उसने एक चीज निकाली कि आईए और ईए जो है उसके इंस्पेक्शंस जाएंगे, यूएस साइंटिस्ट भी जाएंगे और वो जाके इंस्पेक्शन करके आएंगे उस साइट पे। लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए इजराइल की अथॉरिटी की परमिशन चाहिए। इजराइल ने सीधा कह दिया कि आईएईए को तो हम यहाँ पे नहीं आने देंगे, क्योंकि देखिए जैसे दुनिया भर में और भी बन रहे हैं रिएक्टर, तो वहां पे तो आप जाके जांच नहीं कर रहे, हमारे देश में आके जांच क्यों करोगे, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे रिएक्टर बना रहे हैं। आगे इस चीज को उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने पहले तो ये कहा था कि भाई यहाँ पे हम बना रहे हैं एक टेक्सटाइल फैक्ट्री, लेकिन बाद में यह कह दिया कि नहीं, ऐसा है कि हम तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल तो हम पीसफुल मैनर में भी कर सकते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी कर सकते हैं, और उस पर अधिकार है सबका, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करना। तो ये बात उन्होंने कही और बेन गुरियन ने भी सीधा स्टेटमेंट दे दिया कि देखियो हम तो पीसफुल पर्पस के लिए ही रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ फाइनेंस मिनिस्टर कोहेन, जिसने पहले ये कहानी बताई थी कि टेक्सटाइल फैक्ट्री बना रहे हैं, उसने कह दिया कि अभी रिएक्टर बना है और आने वाले समय में हम वेपन्स भी बना सकते हैं इससे।
क्योंकि अरब जिस तरह से हमारे खिलाफ बार बार लड़ाइयाँ कर रहे हैं, बार बार हमारे को उकसा रहे हैं, हम यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन भी बना सकते हैं। तो चीजें यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी भी होती हुई नजर आ रही थी। इसराइल ने सीधा ये कह दिया कि देखिए ऐसा है, यूएस की जो साइंटिस्ट की टीम यहाँ पे विजिट करना चाहती है उसको हम आने देंगे, लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक जो एजेंसी है, जो एजेंसी सेफ गार्ड प्रोवाइड करती है, आईएईए, जो ये देखती है कि भाई रिएक्टर ही बना रहे हैं, बॉम्ब ना बना रहे हैं, तो वो एजेंसी के साइंटिस्ट को हम यहाँ पे नहीं आने देंगे, ये उन्होंने कह दिया क्लियर। यूएस के साइंटिस्ट वहां पे जाते भी हैं बाद में, उन्होंने जाके कहा, तब तक उनको कोई ऐसी एक्टिविटी नजर आई नहीं रिएक्टर, या फिर उनके साइंटिस्ट आए उससे पहले उन्होंने जो भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की प्रक्रिया थी उसको हटा दिया और न्यूक्लियर रिएक्टर जो है जिस तरीके का होना चाहिए था उसी तरीके से चीजें वहां पे कर दी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, और ऐसी कोई चीज नहीं दिख रही थी बाद में जब ये टीम गई। इवन एम्बेसडर रेड ने जब डिस्कस किया बेन गुरियन के साथ कि आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें क्या चीजें चल रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाना नहीं चाहते हैं, हमारे पास न तो प्लूटोनियम है और हम इंटरनेशनल सेफ गार्ड को मानते हैं, समझते हैं, लेकिन हम आईएईए को यहाँ पे नहीं आने देंगे, हम जो है अमेरिका को ही आने देंगे। पहले उन्होंने ये कह दिया था, इस समय की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर टीम आई तभी भी कुछ ज्यादा मिला नहीं। फिर फ्रांस और इसराइल के बीच में भी ये एग्रीमेंट था कि पीसफुल माध्यम के लिए ही इस्तेमाल होगा इस रिएक्टर का, कब कल को बॉम्ब नहीं बनाएंगे, लेकिन बाद में और ये कहा कि हम कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे पीसफुल मैनर में। एक ये भी है कि न्यूक्लियर डिटरेंट के तौर पे ये हम परमाणु बम अपने पास रखेंगे ताकि दुश्मन हमसे डरे, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये एक तरीके का समझौता था फ्रांस और इसराइल के बीच में कि एक्सेसिवली पीसफुल यूज के लिए हम इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ये था कि अमेरिका के लिए इस परमाणु बॉम्ब के प्रति के लिए जो पॉलिसी बनाने का जो एक डिलेमा था वो कैसा था। क्योंकि देखिए डिलेमा कैसे था कि अमेरिका जानता था कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, उसने अपनी टीम भी भेजी, उसको बार बार कुछ सीक्रेट मिल रही थी, इंटेलिजेंस मिल रही थी, लेकिन प्रॉपर इंटेलिजेंस नहीं थी। तो आगे चल के चीजें थोड़ी थोड़ी उसने और प्रयास करे, लेकिन डिलेमा कैसे हुआ उसकी अब बात करेंगे कि 1961 में यूएस जॉइंट एटॉमिक एनर्जी इंटेलिजेंस कमेटी जो है प्रिपेयर की गई और जाके पता करना था उनको कि यहाँ पे क्या चल रहा है। उनके पास कुछ उनको मिला नहीं, ठोस नहीं मिला उनको, वो फेल्ड हो गए डिटेक्ट करने में कि इसराइल का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से जा रहा है, मतलब क्या वो न्यूक्लियर बम बनाने की तरफ जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि उन्होंने वहां तक चीजों को इस तरह से मैनेज कर लिया था। तो और एक चीज और है कि कहीं ना कहीं इसराइल ने अपनी सीक्रेसी को बहुत अच्छे से मेंटेन किया। इसराइल की जो सीक्रेट एजेंसी है मोसाद, वो भी बहुत पॉपुलर है, आप जानते हैं सीक्रेसी मेंटेन करने में उनके मिशन बड़े सक्सेसफुल हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। किस तरह से उन्होंने अपने आप को एक मजबूत इंटेलिजेंस एजेंसी के तौर पे प्रेजेंट किया दुनिया के सामने, आप सभी जानते हैं। तो उसकी भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से रोल रहा है। अब बात यह है कि अमेरिका कुछ हद तक जानता भी था कि न्यूक्लियर वेपन बन रहा है या नहीं बन रहा है, उनके पास पूरे प्रमाण नहीं थे, लेकिन हाइजनहोवर के पास ये बात थी कि वो कुछ ज्यादा इसमें कर नहीं पा रहे थे। उन्होंने बाद में जब पता चल गया कि न्यूक्लियर वेपन्स तो ऑलमोस्ट इन्होंने बना लिए हैं, तो अब उनके पास था नहीं कि अब इसराइल को वो जो उनका एक अलाई था उसको दूर भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आगे जाके तो न्यूक्लियर वेपन बन ही गया। तो जब आगे चीजें आई और इसमें डिक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, इसलिए हम ये नतीजे पे नहीं पहुंच सकते कि क्या अमेरिका को एकदम क्लियरली पता चल गया था कि न्यूक्लियर वेपन्स बन चुके हैं या फिर कोई और वजह थी जिसकी वजह से अमेरिका ने न तो इसराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाए, ना कुछ उनके साथ मतलब रिश्ते खराब किए। तो हाइजनहोवर में भी ऐसा माना जा रहा है कि कई एक्सपर्ट्स इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हाइजनहोवर जान गए थे कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन बन चुके हैं, तब क्या करें, अब तो कुछ कर नहीं सकते, न्यूक्लियर वेपन्स इसराइल के पास हैं, तो हमारा एक मिडिल ईस्ट में दोस्त है उसके ऊपर अगर सैंक्शंस लगा दिए तो हमारी उनके साथ दोस्ती और खराब हो जाएगी। तो जो चीज है उसको चुपचाप नीचे पड़ी रहने दो, उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन मत करो, उसको ज्यादा लोगों के सामने ओपन मत करो। हाँ, इसराइल को बैक चैनल्स के थ्रू या फिर सीक्रेटली ये कहा जा सकता है कि आप ये बात जो है दुनिया को मत बताना, अरब देशों को मत बताना, वरना क्या होगा कि अरब देशों के अंदर एक माहौल हो जाएगा और इंस्टेबिलिटी आ सकती है रीजन के अंदर। ये चीजें हो सकता है हाइजनहोवर ने इनके साथ बातचीत करी हो और अमेरिका के प्रशासन ने बात की और हम बोला कि ये हो सकता है कि इसराइल को कह दिया हो आप बताना मत कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हम जानते हैं, आप जानते हैं और दुनिया को बताने की क्या जरूरत है, बस खत्म बात।
और ये चीज आगे चल के ये भी देखने को मिलती है कि आगे चल के जो अगले राष्ट्रपति रहे, चाहे वो कैनेडी रहे हो, जॉनसन रहे हो, निक्सन रहे हो, तीनों अगले राष्ट्रपति, उन्होंने भी इस इशू को धीरे नीचे ही रखा है, कोई इसके ऊपर ज्यादा चर्चा करी नहीं। हाँ, कैनेडी ने एक बार जरूर इसके ऊपर थोड़ा सा टफ डिसीजन लेने की कोशिश करी और सोचा कि चलो देखते हैं इसका क्या हो, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। जॉनसन ने देखा कि अमेरिका का इसके ऊपर अब कुछ लीवरेज बचा नहीं है, लिमिटेड लीवरेज है, अब एक परमाणु पावर बन चुका है वो, तो अब क्या करें, उनसे छीन तो सकते नहीं है। आगे चल के निक्सन ने बेसिकली अमेरिका, उस समय की जो राष्ट्रपति थी, प्रधानमंत्री थी इजराइल की, गोल्डा मेयर, उसके समय उन्होंने कह दिया, शायद ये पीछे से सीक्रेटली ये मान लिया था कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, एक डी फैक्टो न्यूक्लियर स्टेट हैं आप, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करना है, आप प्रॉमिस कीजिए कि आप दुनिया से ये चीज छुपा के रखेंगे। तो ये चीज आप गुरियन से लेके गोल्डा मेयर तक देख सकते हैं कि कितना कुछ बदल गया, न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया था इजराइल, सीक्रेटली ये सब चीजें उसने कर ली। उसके बाद 1986 में अक्टूबर महीने में एक व्यक्ति था, एक टेक्नीशियन था जिसने इसके अंदर काम किया था, उसने टाइम्स ऑफ लंदन जो न्यूज़पेपर है उसको जाके सारे सीक्रेट्स बता दिए। वो एक विसल ब्लोअर बन गया। विसल ब्लोअर मतलब जो सीक्रेट चीजों को लीक कर दे। इजराइल का था वो व्यक्ति, उसके ऊपर उस केस मुकदमा भी चला, एक तरह से इजराइल के लिए वो ट्रेटर बन गया, उसको जेल में भी डाला गया। और उसने क्या है कि पीस मोमेंट्स के लिए वो हीरो बन गया दुनिया भर को, कि इजराइल के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए। और इजराइल के ऊपर आरोप इसलिए लगाए, उसको लगता था कि इजराइल ये था कि अरब देशों के साथ और मुस्लिम देशों के साथ गलत कर रहा है और पैलेस्टीनियंस के साथ गलत कर रहा है, तो उसने ये बातें बोल दी। उसने ये बात बताई कि हम एक न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं। और उसके बाद तो आप जानते हैं कि उनके फॉर्मर प्रधानमंत्री बता चुके हैं 2013 में, 2014 में कुछ और सीक्रेट दस्तावेज भी लीक हुए थे, जिसमें कुछ ईमेल लिंक रिलीज हुए थे। उन ईमेल से ये पता चलता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब बात आती है कि अरब वर्ल्ड का रिएक्शन क्या होगा। अरब वर्ल्ड ऑब्वियसली इसकी वजह से थोड़ा तो सकते में आएगा कि उनका जो सबसे बड़ा दुश्मन है इजराइल, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो एक इम्पेशंस आई और उनको लगा कि यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन इनको थोड़ा लेट पता चला। 1960 के दशक में, 70 तक इनको नहीं पता था, जब तक पूरी तरह से डेवलप हो गया था न्यूक्लियर वेपन, तब शुरुआत में नहीं पता था। इजिप्ट जिसने एनपीटी ट्रीटी साइन कर रखी है, उसने थ्रेटन किया कि मैं तो एनपीटी ट्रीटी से हम वॉकआउट कर जाएंगे और हम भी अपना न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे अगर बाकी वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल जैसे देशों को न्यूक्लियर वेपन बनाने देंगे तो इस मिडिल ईस्ट को एक न्यूक्लियर फ्री जोन बनाया जाए, ये उनकी इच्छा थी। और 2012 में एक कॉन्फ्रेंस होनी भी थी, प्रॉमिस भी किया गया था वेस्टर्न पावर्स के द्वारा कि हम इसको न्यूक्लियर फ्री जोन करेंगे, कि यहाँ पे किसी के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो और इजराइल के ऊपर दबाव डालेंगे। इस तरीके की बातचीत हो सकती थी, लेकिन अमेरिका ने उस मीटिंग को नहीं होने दिया, उस कॉन्फ्रेंस को होने नहीं दिया। उसका था कि ठीक है, इजराइल के ऊपर प्रेशर नहीं बनना चाहिए और इसको न्यूक्लियर आर्सेनल कंट्री डिक्लेयर भी नहीं करना है, वही जो चीज़ है उस सीक्रेसी को मेंटेन रखना है। तो बहुत से लोगों का तो ऐसा मानना है, एक्सपर्ट्स का, कि अमेरिका और इजराइल दोनों जानते थे कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और इजराइल की हो सकता है कहीं ना कहीं किसी स्तर पे अमेरिका ने मदद ही की हो, लेकिन इजराइल की न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को किसी तरह से डिस्पोज करने की अमेरिका ने कोशिश करी नहीं, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है। अभी तक आप जानते हैं कि इजराइल ने इस्तेमाल किया नहीं है न्यूक्लियर वेपन का मिडल ईस्ट में, उस क्षेत्र में रहने के बावजूद जहां पे इतना माहौल खराब रहता है, इतना इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तो 1973 के योम किपुर वॉर में एक माहौल लगता है, जब उससे सैटेलाइट इमेज वगैरह आती है कि इजरायली फोर्सेस ने सिनाई पेनिनसुला वाले डेजर्ट पे और गोलन हाइट वाले क्षेत्र की तरफ अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको डिप्लॉय करके रखा, स्ट्रेटेजिकली लोकेशंस पे रखा, कि अगर हम हार की तरफ गए तो हम इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ नहीं, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल अल्टीमेटली हुआ नहीं, क्योंकि इजराइल वैसे ही जीत गया इस लड़ाई में, नैरोली जीता वैसे तो, क्योंकि वो एक सरप्राइज अटैक था अरब देशों के द्वारा, लेकिन उसमें अमेरिका ने मदद कर दी और वेस्टर्न पावर्स ने जो मदद कर दी। और इजराइल अपने आप में भी मजबूत देश है, एक अगर मिलिट्री की तौर पे देखा जाए तो वो जीत गया और न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हुआ नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी एक अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट है कि उनके पास 80 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। कोई लोग तो कह देते हैं कि 200 से ज़्यादा है, लेकिन 80 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और ये न्यूक्लियर वेपन्स अगर देखा जाए तो फ्रांस, चाइना, यूके, यूएसए, रशिया वगैरह इन सबसे तो काफ़ी कम है, दूसरे नंबर पर है ये देश सबसे। अगर देखा जाए तो शुरुआत में मैंने बताया था ना कि 20 से 30 तो नॉर्थ कोरिया के पास है, उसके बाद ऊपर आता है इजराइल 80-90, इससे ऊपर ही आते हैं बाकी सारे 7 तो देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स कितने हैं। लेकिन ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसिडरेबल अच्छा नंबर है। 80-90 न्यूक्लियर वेपन्स बहुत होते हैं, एक पूरे क्षेत्र को खत्म कर सकते हैं वो। तो 80-90 न्यूक्लियर वेपन्स होना बड़ी बात है।
और उनके आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, अरब देश, उनके पास एक भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। तो मिडिल ईस्ट में सिर्फ एक ही ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, वो है इजराइल। तो ये चीज़ आती है। और आज तक तो बात ऐसी है कि बस छिपी हुई बात है, कोई उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, ना तो इजराइल ओपनली कहता है और ना ही वेस्ट के कोई देश इस पे कहते हैं। हाँ, बाकी चाइना कह सकता है, रशिया कह सकता है, क्योंकि उनके इजराइल के साथ कोई बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध है नहीं। उनके अरब देशों के साथ भी संबंध है। अब रशिया का तो आप जानते हैं कि ईरान के साथ संबंध है। इजराइल ईरान को सपोर्ट करता है, ईरान की हुकूमत को सपोर्ट करता है रशिया। और ईरान जो है वो पूरी तरह से कट्टर दुश्मन है इजराइल का। इवन वो गाजा में हमास को सपोर्ट करता है। तो चीज़ें हो सकता है ये हैं अभी जो एक्सेलरेट हो रही हैं, जिस तरह से चीज़ें, कि जिस तरह से इजराइल ने पूरी तरह से गाजा को ख़त्म करने की, गाजा में हमास को ख़त्म करने की एक कसम खा ली है, उसके बाद से ये चीज़ें जो है वो और ज़्यादा ओपन में आ रही हैं कि एक न्यूक्लियर पावर स्टेट वॉर में है। और उसका वॉर में होना तो बड़ी खतरनाक चीज़ हो सकती है कि कल को एक छोटा सा देश है, इजराइल की जो एरिया है वो बहुत छोटा सा है, 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसके ऊपर अगर बहुत बड़ी संख्या में अगर अटैक किया जाए तो ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ना कर दे। इस चीज़ का एक डर तो रहता ही है कहीं ना कहीं। लेकिन अभी तक इस्तेमाल नहीं किया और अभी तक तो बोला ही नहीं है, रिकॉग्नाइज ही नहीं किया कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन ये पूरी कहानी है कि इजराइल का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम कैसे चला, कितना सीक्रेटली चला और दुनिया को भनक तक नहीं लगने दी। भनक भी लगी तो रोक नहीं पाई दुनिया उसको। अमेरिका जैसे देश और ब्रिटेन जैसे दो देश, रशिया जैसे देश उस समय इसको रोक नहीं पाए। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टाग्राम से जुड़िएगा, टेलीग्राम से जुड़िएगा। एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड करते हैं तो आपको इन वीडियोज़ की PDF मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। सक्सेस प्लस अकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज जो यहाँ पे अपलोड हो रखे हैं वो आपको अप्रोप्रिएट प्राइस में मिलेंगे और आने वाले समय में और भी कोर्सेज यहाँ पे अपलोड होते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।